हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमेटी और कमीशन के बारे में। यह वीडियो जो है वो टीजीटी, पीजीटी, कमीशन और अन्य एंट्रांस एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की और वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लॉर्ड मैकॉले के बारे में। लॉर्ड मैकॉले वर्ष 1834 में भारत आया तथा उसे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया। वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र मिनट गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया। यह अंग्रेज इतना घमंडी था कि इसने भारतीय वेदों, उपवेदों आदि की गरिमा का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि इंडियन लिटरेचर यूरोप की एक लाइब्रेरी के शेल्फ के में रखी पुस्तकों के बराबर भी नहीं है। A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia. ये वाली स्टेटमेंट देखिए, लॉर्ड मैकॉले की स्टेटमेंट है ये। अंग्रेज भारतीय भूभाग में अपना आधिपत्य दिखाने के बाद भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप करने के फिराक में थे, पर भारतीयों का एक वर्ग ईसाई पादरियों की गतिविधियों को मित्रता की दृष्टि से नहीं देखता था। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी इस योजना को आगे बढ़ाने की धीमी गति से शुरुआत की और 1781 में कलकत्ता मदरसा आरंभ किया और 1791 में ठीक 10 साल बाद बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, ताकि प्रभावशाली हिंदू व मुस्लिम नेताओं को संतुष्ट किया जा सके। अब इस पॉइंट से दो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं कि कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। तो 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा और 1791 ईस्वी में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1813 में चार्टर एक्ट के शैक्षिक नियम लागू करके अंग्रेजों ने भारत में प्राच्य शिक्षावादी नीति लाने का प्रयास किया। सरकार के विधि सदस्य लॉर्ड मैकॉले ने प्राच्यवादी देसी शिक्षा के बजाय उसने क्या किया, पाश्चात्यवादी अंग्रेजी शिक्षा को अपने प्रसिद्ध दस्तावेज में पुरजोर समर्थन किया। मैकॉले के अनुसार शिक्षा का आवश्यक उद्देश्य एक ऐसे वर्ग को तैयार करना था जिसे औपनिवेशिक सरकार से में निचले दर्जे की नौकरियों पर रखा जा सके, ताकि यहाँ के लोगों पर शासन करने में आसानी हो। ये देखिए उसकी कूटनीति क्या थी। लॉर्ड मैकॉले की सलाह पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम ने 1837 में अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया। अब सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा अनिवार्य हो गई। ये तो लॉर्ड मैकॉले के बारे में। अब जानेंगे हम वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच 1854। वर्ष 1854 के वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मेन पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो उसका आंसर ये बन जाएगा वुड डिस्पैच को। सर चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच कहा गया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहला इतना व्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत व बहुआयामी शिक्षा प्रस्ताव था जिसने ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति को दिशा दी। अब इसकी सिफारिशों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सरकार से कहा गया कि वह जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। इसमें उस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया गया। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। गांवों में देसी भाषाई पाठशालाएं स्थापित की जाएं। उनसे ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देसी भाषाई हाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहरों बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। इसमें स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया तथा तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिशें की गईं। महिला शिक्षा की आवश्यकता का बल इसी कमीशन में दिया गया था। आगे देखिए, इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। अगला पॉइंट देखिए, शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता ग्रांट इन एड की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसमें ही की गई। अब पढ़ेंगे हम हंटर कमीशन 1882 के बारे में। हंटर एजुकेशन कमीशन की स्थापना 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा ब्रिटिश शासित भारत में की गई थी। इसे भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 भी कहा गया है। इस आयोग ने व्यावसायिक और व्यापारिक शिक्षा पर दोनों पर बल दिया। देखिए इसकी सिफारिश है।
हाई स्कूल में प्रतिवर्ष 2 वैकल्पिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा। सरकार ने शिक्षा के प्रबंध के लिए उद्यमियों से अनुदान राशि लेने का नियम बनाया। निजी प्रबंध समितियों की मदद से कई निजी कॉलेज और स्कूल खुले। 1896 में अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का आरंभ किया गया, जिसमें इंग्लैंड में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के माध्यम से ही नियुक्ति होती थी। यद्यपि यह परीक्षा भारतीयों के लिए भी खुली हुई थी, मगर अधिकांश भारतीय इंग्लैंड जाकर परीक्षा देने में असमर्थ थे। आगे देखिए, आयोग ने सरकार को महिला शिक्षा पर जोर देने को कहा। पढ़ेंगे हम सैडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। 1917 में सरकार ने डॉक्टर माइकल सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक आयोग नियुक्त किया। सैडलर आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना करते हुए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की। देखिए इसकी सिफारिशें क्या थी। इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक हों। इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन हेतु माध्यमिक बोर्ड का गठन किया जाए। कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर बंगाल सरकार के अधीन किया जाए। स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो। प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया जाए, साथ ही अंतर विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए, साथ औद्योगिक व प्रशिक्षण से जुड़ी समस्याएं विश्वविद्यालय द्वारा निपटाए जाएं। सैडलर आयोग के सुझावों पर उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। चलिए अब पढ़ते हैं हम हाटो कमेटी 1929। हाटो कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जिसका गठन साइमन कमीशन ने 1929 में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किया था। इसका अध्यक्ष जो था वो था हर्तोग, तभी से इस कमेटी का नाम भी यही रखा गया, हर्तोग कमेटी 1929। अधिकांश विद्यार्थी जो पहली कक्षा में प्रवेश लेते थे, चौथी पांचवी कक्षा तक पहुंचते पहुंचते पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। अतः कमेटी ने इस अपव्यय को रोकने के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिए। पहला देखिए, माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक और वाणिज्यिक विषयों पर जोर दिया गया। तकनीकी, वाणिज्य और कृषि हाई स्कूल स्थापित किए गए। पढ़ते हम सार्जेंट प्लान 1944। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय सरकारों को सहायता दे दी गई। इस समय उच्च शिक्षा का बहुत हद तक विस्तार हुआ, मगर माध्यमिक शिक्षा अब भी धीमी थी। 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा की एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत योजना प्रस्तुत की, जो सार्जेंट योजना के नाम से जानी जाती है। सार्जेंट प्लान की सिफारिश इस प्रकार थी। तो उसके सलाहकार थे, भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे सर जॉन सार्जेंट। तो इन्हीं ने एक कमीशन, ये कमेटी जो था इसका निर्माण किया था, तभी से इसका सार्जेंट प्लान रखा गया था नाम। हाई स्कूल को पुनर्गठित किया जाए, इसे 2 प्रकार से बांटा जाए। तो इस प्रकार बांटा था हाई स्कूल को। देखिए, पहले कलाओं और मूल विज्ञानों की शिक्षा दी जाए। दूसरा पॉइंट जो था, तकनीकी हाई स्कूल में विज्ञान के साथ साथ औद्योगिक और वाणिज्यिक विषय भी पढ़ाए जाएं। 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। 11 वर्ष से 17 वर्ष की उम्र तक के लिए 6 वर्षों की शिक्षा की व्यवस्था हो। इंटरमीडिएट कक्षाओं तक की पढ़ाई हाई स्कूलों में हो और स्नातक स्तर पर 3 वर्षों का पाठ्यक्रम हो। कॉलेज में प्रवेश संबंधी नियम निर्धारित किए जाएं तथा देश में एक राष्ट्रीय नवयुवक आंदोलन आरंभ किया जाए, जिसका उद्देश्य अपने शरीर का निर्माण एवं देश सेवा की भावना की शिक्षा देना हो। ग्रामीण पाठ्यचर्चा में कृषि पर बल देना होगा। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक वैकल्पिक विषय जोड़ा जाए, गृह विज्ञान, होम साइंस। सार्जेंट योजना के अनुसार देश में 40 वर्षों के अंतर्गत शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा किया जाना था, परंतु कालांतर में इसकी अवधि घटाकर 16 वर्ष कर दी गई। इसकी भी नौबत नहीं आई, क्योंकि जल्द ही भारत स्वतंत्र हो गया और स्वाधीन भारतीय सरकार ने नई शिक्षा नीति अपनाई। अब जानेंगे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग 1948-49। स्वतंत्रता मिलने के तत्काल पश्चात भारत सरकार का ध्यान शिक्षा की तरफ गया। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नवंबर 1948 में एक कमीशन बहाल किया गया। इस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देनी थी तथा आवश्यक सुझाव भी देने थे। आयोग ने अपना प्रतिवेदन अगस्त 1949 में प्रस्तुत किया। इसकी निम्नलिखित सिफारिशें थी। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सांप्रदायिक एवं संकीर्ण विचारों पर रोक लगाई जाए। इसने शारीरिक प्रशिक्षण एवं अन्य सामूहिक क्रियाओं पर भी बल दिया। अगला पॉइंट, इस आयोग ने
इस बात पर विशेष जोर दिया कि माध्यमिक स्तर पर ही सामान्य शिक्षा के अलावा भौतिक वातावरण से पूर्ण परिचय के अतिरिक्त भौतिक तथा शारीरिक विज्ञान के मूल सिद्धांत की जानकारी दी जाए और संचार साधन के रूप में भाषा को स्पष्ट और प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाए। स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए, या इसी आयोग का सुझाव था। विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था हो। शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियां हों, जैसे प्राध्यापक, प्रवाचक, व्याख्याता एवं शिक्षक। विश्वविद्यालय पूर्व प्री यूनिवर्सिटी 12 वर्ष का अध्ययन। विश्वविद्यालय में परीक्षा दिनों के अतिरिक्त कम से कम 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, जो कि 11 से 11 सप्ताहों के बीच सत्रों में बंटी चाहिए। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक की उपाधि अनिवार्य हो। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं शोध तथा स्त्री शिक्षा का विकास हो। विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि की जाए। एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए जो देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख करे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सिफारिश भी इसी कमीशन में हुई थी। सरकार ने राधाकृष्ण आयोग के अनेक सुझावों को स्वीकार कर आवश्यक कदम उठाए। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की स्थापना करना। आगे चलकर स्वतंत्र भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अन्य प्रयास भी हुए और अभी भी किए जा रहे हैं। नेक्स्ट जानेंगे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदालियर कमीशन 1952-53। कई बार इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कमीशन जो जिसे मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग को अध्यक्ष के नाम पर मुदालियर आयोग भी कहा कहते हैं। इस आयोग के सदस्य डॉक्टर के.एल. श्रीमाली, श्री के.जी. सेनदेन, श्रीमती हंसा मेहता, श्री जॉन क्राइस्ट और श्री केनेथ रस्ट विलियम्स के नाम से शामिल हैं। आयोग के निर्माण के उद्देश्य क्या थे? पहला देखिए, भारत के सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर छात्र अनुशासन की समीक्षा करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना। भारत के सभी राज्यों की माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संगठन का अध्ययन करना और उसमें भी सुधार हेतु सुझाव देना। भारत के सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षकों को वेतन और सेवा शर्तों का अध्ययन करना एवं उनमें सुधार हेतु सुझाव देना। भारत में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना और उनके समाधान हेतु सुझाव देना। भारत में माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना और उनमें सुधार हेतु सुझाव देना। भारत के माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम और शिक्षा स्तर का अध्ययन करना और उसमें सुधार हेतु सुझाव देना। भारत में माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा प्रणाली का अध्ययन करना एवं उसमें सुधार हेतु सुझाव देना। भारत के माध्यमिक शिक्षा के स्तर का अध्ययन करना एवं छात्रों की स्थिति का अध्ययन कर उसमें सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना। आगे पढ़ेंगे हम भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66 या कोठारी कमीशन। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, पीछे भी पढ़ा हमने, हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता था। ये है इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66। सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग ने स्कूली शिक्षा की गठन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। कोठारी आयोग 1964-66 या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का एक ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए थे। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। सुझाव देखिए, समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। दरअसल समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। माध्यमिक स्तर सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद ही हो। विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो। उच्च शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो और उसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम हो। माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय।
कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की। तो अभी जो एजुकेशन पॉलिसीज है वो इसी कमीशन के ऊपर आधारित है। तो इसी के साथ कमेटी और कमीशन से रिलेटेड ये वाली वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इस प्रकार के और वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।